जी मसीह में आपको सलाम पाकिस्तान में हूँ आपकी मेज़बान महविश नोमान और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। नाज़रीन, आपने बहुत से नौजवानों को देखा होगा कि वो आजकल का जो दौर जा रहा है सोशल मीडिया का दौर है कि अपनी एक्टिविटीज़ में मगन है। लेकिन आज मैं आपकी मुलाकात दो ऐसे नौजवानों से करवा रही जो कि बट्टा के बच्चों को तालीम दे रहे हैं और उनकी खातिर वो ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ताकि वो बच्चे भी तालीम हासिल कर सकें, इस माशरे को वो पढ़ा लिखा बना सकें और माशरे में जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आए नाजरीन, उनसे आपकी बातचीत करवाते हैं। जी, अभी हमारे साथ कबीर सुहेल मौजूद हैं जो कि चेयरमैन हैं तहरीक इल्म फाउंडेशन के, और उनके साथ जो उनकी साथी मौजूद हैं दीद इकबाल जो कि इस फाउंडेशन की प्रेसिडेंट है। उनसे हम बातचीत करते हैं और आपकी भी बातचीत करवाते हैं कि किस तरह और कितनी देर से इस फाउंडेशन को रन कर रहे हैं। जी मसीह में आपको सलाम। जी आपको भी सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र है खुदा का, आप कैसी हैं? मैं ठीक। कैसी हैं दीदा आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। सबसे पहले तो आप दोनों का शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, कबीर आप बताएं कि किस तरह ये खूबसूरत ख्याल आपके जहन में आया कि आप एक फ़ाउंडेशन के ज़रिए उन बच्चों को सामने लाएं और उनको तालीम दिलवाएं ताकि वो भी बच्चे दूसरे बच्चों की तरह तालीम हासिल कर सकें। महविश, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने और आपके न्यूज़ चैनल ने जो नेशनल न्यूज़ नाम है उसने हमें टाइम दिया, उसने हमें इतना काबिल समझा, और स्पेशली कि इस टॉपिक को जो एक बहुत ज़्यादा डार्क टॉपिक है जो कि बॉन्डेड लेबर है उस पर बात करने का हम मौका दिया ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है हर एक पाकिस्तानी के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये टॉपिक क्यों ज़रूरी है। और मैंने जिस तरह ये शुरू किया, आई एम इनटू कम्युनिटी सर्विस फ्रॉम लास्ट 8 to 9 years. I worked for Shaukat Khanum, Care Foundation, SOS and many other social welfare organizations. तो वहाँ पे जब मैंने काम किया, एक दफ़ा मेरा कसूर का विज़िट हुआ तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ को रियलाइज़ किया कि हमारे यहाँ पे ये भट्टा क्या चीज़ है और ये बॉन्डेड लेबर क्या चीज़ है। तो मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे पता लगा कि पाकिस्तान में अप्रॉक्सीमेटली 2 million बॉन्डेड चाइल्ड लेबर है। 2 million का मतलब है कि 20 लाख पाकिस्तानी बच्चा ग़ुलामी में है, जिसको आप मॉडर्न स्लेवरी भी कहते हैं जी। तो ये चीज़ मेरे लिए बड़ी तफ्शीशनाक थी। तो फिर मैंने दीद और बाकी टीम के साथ हमने डिसाइड किया कि हमें इसके बारे में कुछ ना कुछ करना है। पहली चीज़ है कि फिर मैंने इसकी हिस्ट्री में गया कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इस पे काम करने की कोशिश की पर उनको एंड पे बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा। इवन कुछ लोगों को कत्ल भी कर दिया गया क्योंकि ये एक पूरी भट्टा माफिया है। आप भट्टा माफिया के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। इसके अंदर आपके बहुत बड़े पॉलिटिशियंस, आपके ब्यूरोक्रेट्स, आपके ज़मींदार लोग मुलव्वज़ हैं और उनके ख़िलाफ़ जाना बहुत मुश्किल काम है। तो फिर हम लोगों ने एक मिड वे निकाला कि हम क्या कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, पर हमने कहा कि हम इसी तरीके में जाएंगे और वो ये था कि हम इनको एजुकेशन से इस तरफ लेके आएँ। और जब हम लोगों ने ये विज़न स्टार्ट किया कि हमने कहा कि किस भट्टे पे जाएं, हमारे लिए सबसे बड़ा अपहिल टास्क, सबसे मुश्किल टास्क हमारे लिए वो था क्योंकि जिस भट्टे पे जाते थे कोई बात नहीं करने हमें देता था कि आप बात नहीं कर सकते उन लोगों से, आप नहीं, आप स्कूल नहीं स्टार्ट कर सकते। तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था। पर हमें फिर एक भट्टा मिला जिसको मालिक को हमने कन्विंस किया और उन्होंने हमें फाइनली परमिशन दी कि हम वहाँ पे स्कूल स्टार्ट कर सकें। और 6 बच्चों से हमने वहाँ पे स्टार्ट किया और उनमें से कोई भी, मोस्टली जो बच्चे थे वहाँ पे वो सारे लड़के थे, वो लड़कियों को नहीं भेज रहे थे क्योंकि कसूर के अंदर आप देख लें कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब जो मैंने पढ़ा था, कोई तकरीबन 2017 से लेकर 2019 तक कोई 600 किडनैपिंग और बच्चों के रेप केसेस वहाँ पे दर्ज हुए थे, जिसमें आपको एक बड़ा फेमस केस याद होगा, ज़ैनब कत्ल केस। असल में वहाँ पे जो भट्टे के लोग हैं उनके बच्चियाँ अगवा हो जाते हैं और वो भट्टे से निकल ही नहीं पाते, और अगर वो निकल भी जाएं तो वहाँ पे किस तरह केस परस्यू करें उसको, उनको पता ही नहीं लगता। इसलिए जो स्कूल है वो 8-8 किलोमीटर दूर हैं, 10-10 किलोमीटर दूर हैं भट्टे से, और बच्चों को वो पैदल भेजते हैं। अब वो किस तरह आ रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, अगर किसी की नज़र है उनके ऊपर, तो बड़ा ही मुश्किल सिचुएशन थी उनके लिए कि बच्चों को स्कूल भेजना। तो इसलिए वो ट्रस्ट नहीं करते। जब 6 बच्चों से हमने स्टार्ट लिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे टीचर ने, हम लोगों ने, दीद ने उनके साथ बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट की, जो लेडीज़ थी उनके साथ।
हमारी बाकी टीम मेंबर्स ने, समन ने, बाकी सब ने उनके साथ बॉन्डिंग स्टार्ट की बनाना, ताकि हम उन्हें बता सके पेरेंट्स के साथ। और इस तरह हमने फिर करते करते 15 बच्चों से हम लोगों ने स्कूल को प्रॉपरली स्टार्ट किया। और फिर हमने LGS में वो सर पढ़ाते, सर डेविड नाम है उनका, क्रिश्चियन है, उन्होंने भी अपनी वॉलंटियरली सर्विसेज को हमारे लिए सर अंजाम दिया। तो अभी हम दीद से पूछेंगे, दीद कैसे आपने इनको ज्वाइन किया और कब से आपने स्टार्ट इनके साथ ये काम किया? जी महविश, हम लोग जब कबीर ने आके ये डिस्कस किया हमारे साथ कि वो कुछ करना चाहते हैं इन भट्टे पे बच्चों के लिए, तो हम सबको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम सबके सामने था जितने भी बच्चों के ख़िलाफ़ केसेस आ रहे थे, जो बच्चों को अगवा किया जा रहा था, रेप केसेस वगैरह। तो हम इवन दो कबीर के लिए बड़ा मुश्किल था इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड लेकर जाना, लेकिन हमारी टीम जिसमें समन, हनान, शाहाम, तलहा, ये सब ने मिलके, हम सब ने मिलके कबीर के साथ आगे कदम बढ़ाया कि हम इस बारे में कुछ कर सकें। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें कि जब आपने वो काम, मतलब इस काम को शुरू किया तो वो मुश्किल पेश आई, तो आपने कहा नहीं मैं मतलब कि बैकअप कर लूँ, मुझे नहीं मतलब करना इस काम को, तो कभी ऐसा कोई मोड़, कोई ऐसा लम्हा आया? मैं फिर जहाँ तक मुश्किलात का सवाल है, वो तो आप कोई भी इन प्रोसेस हो तो वो तो चीज़ें नहीं रुकती। पहली चीज़ हमारे लिए फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा थे। अब वो स्कूल स्टार्ट करना था, तो अब हर बंदे ने मुझे कहा आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, आपको वहाँ पे और चीज़ें काम करने पड़ेंगे, जो कि आपको मिनिमम करोड़ रुपया चाहिए। मैंने कहा कोई नहीं, खैर देखते हैं क्या करना है। फिर मैंने और हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि वाइट बोर्ड पकड़ते हैं, चटाइयाँ पकड़ते हैं, किताबें पकड़ते हैं और चलते हैं। मतलब एक कदम बढ़ाया जाए। सबसे पहले हम हमेशा सोचों में ही रह जाते हैं कि ये काम हम करेंगे, करोड़ रुपया आएगा, फिर वो घर बनेगा, फिर हम उसमें रहेंगे, ये वो ख़याली पुलाव में हम रह जाते हैं। पर हमारा विज़न था काम का, सिर्फ कि हम लोगों ने काम करना है। और इसीलिए हम लोगों ने वाइट बोर्ड पकड़ा, पेन मार्कर पकड़े, और अब हम बच्चों के पास चले गए वहाँ पे परमिशन मिलने के बाद। तो कितने बच्चे थे जब आपने स्टार्ट किया? कितने बच्चों से आपने स्टार्ट किया? मैंने जिस तरह पहले भी बताया था कि हमारे पास 6 बच्चे थे जब हमने स्टार्ट किया, और आज हमारे पास 40 बच्चे हैं उस भट्टे के ऊपर जो वहाँ पे आ रहे हैं, तालीम ले रहे हैं। हम लोगों ने उनके लिए सिर्फ एजुकेशन कोर्सेज नहीं, हम लोगों ने वहाँ पे उनके लिए म्यूज़िकल क्लासेस, स्पोर्ट्स की क्लासेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लासेस, रिलीजियस क्लासेस, हम ये सारी चीज़ें भी उनके लिए लेके आ रहे हैं। और मोस्टली हमारे वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बड़े बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं। देखें, हमारे इस टाइम लाहौर के अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और वहाँ पे भट्टे के ऊपर आप सोच लें उसकी तपिश के साथ क्या टेम्परेचर जाता होगा। मेरे ख्याल से 45-50 क्रॉस कर जाता होगा वहाँ पे। तो मुश्किलात ऐसी थी कि दूर बड़ा जाना पड़ता था, लाहौर से वहाँ जाना पड़ता था हमें, कभी बाइक पे जाना पड़ता था, कभी गाड़ी पे जाना पड़ता था, कभी लोकल जाना पड़ता था। तो वो एक टाइम इतना मुश्किल हो गया था कि बैकआउट करने का दिल किया कि यार ये बहुत मुश्किल है, पर विज़न क्लियर था कि ये करना ही करना है। अब इसमें कदम बढ़ाया है। ऑब्वियसली ये पता था कि ये 1-2 दिन या 1-2 साल में काम होने वाला नहीं है, इसके लिए कोई 10-20 साल लगेंगे। पर जज्बा था, विज़न था, और एक बेहतरीन टीम थी जिसकी वजह से हम इसको एग्जीक्यूट कर पाए और इन मसलों पे ओवरकम कर पाए। अच्छा दीद, आप ये बताएं कि कितने टीम मेंबर हैं आपके, कितने लोग आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं? जी, फ़िलहाल हमारी टीम में, जैसे कि मैंने पहले नाम मेंशन किए थे, हम 6 लोग हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में। लेकिन अभी हम लोगों ने एम्बेसडर ड्राइव शुरू की है, जिसमें हम लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आवाम में से भी किसी ने हमें ज्वाइन करना है इस खूबसूरत इनिशिएटिव पे, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं। गुड। अच्छा, कभी ये बताएं कि इन फ्यूचर आपके क्या प्लान्स हैं इस तंजीम को लेकर, किस तरह आप आगे देख रहे हैं और कैसे लेके इसको चलेंगे? पहली चीज़, हम लोग बच्चों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके आना चाहते हैं, जो सबसे बड़ा हमारा मेगा प्रोजेक्ट है, और मेरे ख्याल से वो हमारे लिए माइलस्टोन होगा कि हम उनको आईटी के ज़रिए, लैपटॉप्स के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हम उन्हें ऑनलाइन अर्निंग करना सिखा दें। देखें, वहाँ बच्चे वो हैं जिनको खाने पीने का तरीका भी कोई नहीं है। अगर आप वहाँ पे विज़िट करेंगी तो आप देखेंगे बच्चे इंग्लिश में पोइम्स वहाँ पे पढ़ते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है, स्कूल का दरवाज़ा नहीं देखा उन्होंने ज़िंदगी के अंदर।
हम लोगों ने इतनी वहाँ पे मेहनत की है उनके ऊपर कि आप हम क्या क्या एक्सपीरियंसेस बताएं वहाँ पे। वो बच्चे पंजाबी भी उनको सही तरह नहीं आती, ना उर्दू आती, वो पता नहीं कौन सी ज़ुबान बोलते हैं, पर उनको हम लोगों ने हमारे लिए बड़ा मुश्किल था उन्हें अंडरस्टैंड करना। वो कितनी तेज़ पंजाबी बोल देते हैं, वो हमारे लिए एक बड़ा अपहिल टास्क था उन चीज़ों को करना। पर हमारा जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है कि हम उनको डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके आएँ और उनको सॉफ्ट स्किल्स प्लस उनको टेक्निकल स्किल्स भी दें हम लोग साथ साथ, जिसमें हम लोगों ने लड़कियों को सिलाई मशीनें वहाँ पे ला के दी हैं कि बच्चियाँ सिलाई सीखें वहाँ पे। उनमें से एक ख़वातीन को आती थी, वो अभी रिसेंटली भट्टे पे आए थे, वो उनके खावंद की कुछ गलत डिसीजंस थे जिसकी वजह से वो पूरी फैमिली इधर आ गई। अब देखें वहाँ पे अब ये होता है प्रोसेस कैसे है। अब इसमें यह कि आपने कर्ज़ा लिया, लेट सपोज किसी XYZ ने कर्ज़ा ले लिया, हारून नाम लगा लें, उसने कर्ज़ा ले लिया, 5 लाख रुपये से दिया नहीं गया, और ये होते हैं हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा सूद होता है इसके ऊपर। फिर जब वो सूद वापस नहीं कर सकते, कर्ज़ा वापस नहीं कर सकते, तो वो इन्हें भट्टे पे बुला लेते हैं। फिर ये नस्ल, इसको नस्लदार नस्ल गुलामी भी कहा जाता है, नस्ल मॉडर्न स्लेवरी, जनरेशन टू जनरेशन स्लेवरी भी इसे कहते हैं। तो ये नस्लदार नस्ल ही उसमें रह जाते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपया लिया, अब उस पर हर महीने 30-30 हज़ार रुपया सूद भी पड़ता जा रहा है। तो 5 लाख आपका वही है, वो जो कमा रहे हैं वो सूद देते जा रहे हैं और प्रिंसिपल अमाउंट कटती जा रही है। फिर क्या होता है, कोई परेशानी होती है, फिर मालिक के पास चले जाते हैं, फिर उनसे वही पैसे ले लेते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि अगर बच्चा बाहर जाते हैं, बाहर से पढ़ लेते हैं, कोई बाहर अपना कोई भी छोटा कारोबार कर लेते हैं, तो वो 5 लाख रुपए 6 महीने साल में इकट्ठा करके अपने आप को और अपने ख़ानदान को उस गुलामी से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें तो इन भट्टों के ऊपर 60 से 70% क्रिश्चियन फैमिलीज़ हैं जो इन भट्टे में गुलामी में धंसी हुई है। और इनका मसला भी ये है कुछ का कि आप उन्हें निकाल भी देते हैं कुछ लोगों को, तो ये वापस चले जाते हैं, क्योंकि इनके पास और कोई स्किल नहीं है इन द एंड, ना बच्चों के पास है ना माँ बाप के पास है। तो इसीलिए हमारी ये कोशिश है कि अगर कोई फैमिली वहाँ से निकलती है तो हम उनको कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश करके दें, कोई रेडी लगा दें, कोई भी काम हो 50,000 से लाख 1.5 लाख के दरमियान में, ताकि वो उस गुलामी में वापस ना जा सकें। क्योंकि वो एक बहुत ट्रॉमा होता है। हमने वहाँ पे लड़कियों के साथ वो मसले देखे हुए हैं दूसरे भट्टों के ऊपर कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे कि 1-2 बच्चे थे, उनके वालदा की डेथ होगी, वालिद ने दूसरी शादी करके बच्चों को वहीं भट्टे पे छोड़ के चले गए। 14 साल की बच्ची थी वहाँ पे, उसके साथ भट्टे वालों ने ज़्यादती की। जो भाई था उसका वो वहाँ से 8 साल का था। तो जब हमें पता लगा हमारी तो रूई काँप गई कि ये यहाँ पे क्या होता है। तो ये तो सिर्फ जो वहाँ पे वहशियातपन है उसका तो सिर्फ ये 10-20% है। आपको वहाँ पे अगर पता लगे तो बड़ा मुश्किल है उस चीज़ को सुनना और डाइजेस्ट करना। तो इसीलिए हमने ये फ़ैसला किया है कि हमें अगले 20 साल के अंदर अंदर इन सब को उस गुलामी से बाहर निकाल के लेके आना। इसीलिए अब मेरे कुछ इंजीनियर दोस्त हैं, उनके साथ मिल के हम ब्रिक मेकिंग मशीन पे काम कर रहे हैं, ताकि हम इस पूरी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनरी कर दें और ताकि ये भट्टा मजदूरी ये काम ही ख़त्म हो जाए यहाँ से। अच्छा दीद, आप मुझे ये बताएं कि आप जो लोग आपको जो यूथ आपको देख रही है उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी आप दोनों? हाँ जी जी बिल्कुल। थैंक यू महविश। ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज के यूथ को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सर्विस में बरक़ात हैं, जो दूसरों को सर्व करने में बरक़ात हैं, उसका अजर बहुत मीठा है। क्या कहना चाहेंगे? देखें, जहाँ पे हम यूथ की बात करते हैं तो देखें शायद हमारी यूथ का भी इतना ज़्यादा फॉल्ट नहीं है कि वो इतनी ग्रो नहीं कर पाई। उसके फॉल्ट ये है कि हमने कभी रोल मॉडल्स ही नहीं निकाले। आज भी हमारे बड़े हैं, ठीक है, उसमें से कोई ऐसा बेहतर मुझे लोग नहीं, कोई पास्टर ज़रूर होंगे, पर उसके अलावा मुझे कोई ऐसा रोल मॉडल नहीं मिलता, ना कोई पॉलिटिकल, ना कोई बिज़नेस टाइकून, ना कोई ब्यूरोक्रेट जिसको देख के मैं अपना आपको कह सकूं कि ये मेरा मेंटोर है, रोल मॉडल है, मैंने इसको फॉलो करना है। हमारी यूथ को यहाँ पे सेम टिकटॉक, यूट्यूब और मतलब वो चीज़ें जैसे इन द एंड उनको कोई गेन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे बड़ों ने हमारे लिए वो चीज़ प्रिपेयर ही नहीं की कभी कि हम उस चीज़ पे चल सकें। तो मेरा यूथ के लिए ये पैगाम है कि अगर हमारे बड़ों ने हमारे लिए नहीं किया तो क्या हमें आज भी
वासा तक ही रहना है? क्या हमें आज भी किसी के मुलाज़म ही रहना है, या हमने अब ख़ुद बिजनेसमैन बनना है और अपनी नस्लों को संवारना है? तो ये हमारे लिए आज यही टाइम है कि हम अपने आप को और अपनी नस्लों को, आने वाली नस्लों को बेहतर कर सकें। और उसके लिए यही है कि मेहनत, विज़न और अपने दिमाग को ग़ुलामी से निकालना, ये बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, आपने दीद की और कबीर की खूबसूरत बातें सुनी कि किस तरह वो इस कम एज में भी इतनी खूबसूरत खिदमत जो वो सरअंजाम दे रहे हैं, और ये उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो कि इनकी एज के लोग हैं। जैसे कि इन्होंने अभी कहा भी अपनी बात में कि हमने हमेशा ऐसे नहीं रहना, हमने आगे बढ़ना है और हमें अपने लिए नहीं सोचना, हमें दूसरों के लिए भी सोचना है। क्योंकि अपने लिए तो सभी सोचते हैं, लेकिन मतलब तो ये है कि हम दूसरों के लिए भी सोचें और दूसरों के भी कुछ ऐसा करें कि वो भी इस दुनिया में आसानी से अपनी जो ज़िंदगी हैं वो गुजार सकें और दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल बन सकें। इसके साथ अपनी मेज़बान महविश नोमान को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए शो में।